वेलकम बैक। मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने इससे चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मतलब वैसे तो करिए बहुत से, लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का अर्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सही है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का अर्थ है। तो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का क्या अर्थ है आपको वो बताना। पहला ऑप्शन आपका स्वयं की ताकत एवं कमजोरी को पहचानना। दूसरा ऑप्शन आपका दूसरों को प्रेरणा देने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन आपका विभिन्न लोगों को समझने की योग्यता। और चौथा ऑप्शन है आपका दूसरों के साथ बातचीत करने की योग्यता। तो देखो यहाँ पर जो है ना, आपने यदि गार्डनर की थ्योरी पढ़ी हो तो उन्होंने 7 तरह की जो बुद्धि हैं वो बताई कि 7 तरह की बुद्धि होती है एक व्यक्ति में, है या फिर विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न तरह की बुद्धियाँ होती है। कोई काइनेस्टिक में अच्छा होता है जिसमें जो शारीरिक कुशलता से संबंधित है, ठीक है, कि अपने शरीर को सही तरह से हाथ पैर को यूज़ कर पाता है ना। दूसरा एक संगीत से संबंधित भी होती है, जो म्यूज़िक है उससे संबंधित होती है। कोई आपकी है लोगों को पहचानने की कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जो पहला व्यक्ति है ये तो अपने आप को जानता है, ठीक है ना, अपने आप की समझ रखता है। जो पहला ऑप्शन है वो इससे संबंधित है। लेकिन जो व्यक्ति ये जो सेकंड पर्सन है ये दूसरों के बारे में पहचानता है। यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन है उसको पहचान पा रहा है कैसा हाव भाव है, इसका किस तरीके का व्यक्ति है। तो दूसरे की जो समझने की जो योग्यता होती है उसे बोलते हैं अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। हमने अंतर व्यक्तिगत की बुद्धि की बात की यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। जो आपका गार्डनर है उसने अभी तक 9 तरह की बुद्धि बता दी कि 9 तरह की बुद्धि होती है। उसमें 2, एक होती है प्राकृतिक, है ना, और एक होती है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक भावनात्मक रूप से अधिक मेधावी है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता, ठीक है ना। इसमें बात करने की कोशिश की गई है। वह उच्च बुद्धि की है नहीं, वह अधिक अनुशासनात्मक है, ये भी नहीं होगा। उसकी अच्छी हास्यवृत्ति है, तो ये भी नहीं होगा आपका हास्यवृत्ति। फोर्थ है उसमें व्यवहार की क्षमता है, समता है ना, हाँ समता है। तो उसमें जो व्यवहार की क्षमता है कि वो कैसा व्यवहार करे इमोशंस को देख करके, लोगों को पहचाने समझे। मतलब कोई बच्चा है वो दुखी है या खुश है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, उसके साथ बिहेव करना है, अपनी इमोशंस को उसके अकॉर्डिंग रखना है। और बच्चे को ये फील कराना है कि हाँ भी वो दुखी है तो मैं भी तेरे इमोशंस को समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है। इसका कारण है, यदि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो बच्चा ना सिर्फ किसी चीज़ के सिर्फ एक ही पहलू को ध्यान रखता है। यदि मैंने मान लिया ट्रायंगल है ना, ठीक है, ये इसका कलर कर दिया मैं, कोई सा भी कलर मान लीजिए, ग्रीन है मान लिया ना, एक इस तरह का ट्रायंगल है, इसका कलर पिंक है, और एक आपका है इस तरीके का ट्रायंगल। तो बच्चे में क्या होता है, ये रेड कलर का, बच्चा तो क्या करेगा, इसके कलर के अकॉर्डिंग देखेगा चीज़ों को, है ना, कि ये इसका पिंक कलर, इसका रेड। इसके वो जो बच्चा होता है उसकी भी क्षमता इतनी नहीं होती कि वो इसकी जो कोने हैं इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको जो है इनके बीच में डिफरेंस कर सके। लेकिन ये जैसे वो बड़ा होता है उसके बीच में डिफरेंस करना सीख जाता। अब क्या करता है वो एकाग्रता। जैसे यदि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होती तो आपको ये पता होगा कि 2 ग्लास थे सेम, हर कोई आपको यही एग्जाम्पल से मिलेगा कि हर 2 बच्चे, अब बच्चों के सामने क्या करा पियाजे ने, इस गिलास का पानी इसमें कर दिया, है ना, तो ये लंबा है और ये पतला है गिलास, ठीक है, तो ये यहाँ तक भर गया गिलास। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कह रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, वो ये नहीं देख रहा कि गिलास पतला है, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि दोनों गिलास बराबर थे और इसका पानी इसमें करा है। तो क्या कर रहा है वो एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहा है, तो उसे बोलते हैं एकाग्रता। वैसे पियाजे की थ्योरी में आपको एकाग्रता की जगह कुछ और शब्द मिलेगा यदि आप पढ़ोगे तो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग के सिद्धांत के नैतिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है। तो कोलबर्ग ने कुछ अपनी जो है कुछ नहीं अपनी थ्योरी दी है नैतिक मोरलिटी के ऊपर। तो उसने 3 स्टेजेस बताए हैं और कुछ मतलब 6 स्टेजेस और 3 लेवल है ना। वो किस तरीके से बनाओगे आप, उनका जो बनता है वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। थोड़ा इस तरीके, थोड़ा और, ये 4 हो गए, 1 2 3 4,
यहाँ पर आपका 5वां हो जाएगा और यहाँ पर आपका 6ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके जो स्टेजेस यहाँ पर दे रखे हैं वो 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस स्टेज में बच्चे की मोरलिटी नहीं होती है ना, मतलब वो दूसरों की बातों को ही सही मानता है कि दूसरे जैसा बोलते वही उसकी मोरलिटी को, मतलब उसकी मोरलिटी दूसरों द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर बच्चों में आ जाती है मोरलिटी, ठीक है, कि समाज जो नियम है कैसे होने चाहिए, जो मुझे नियमों को मानना है इस तरीके से। और यहाँ पर वो होता है कि यदि कानून और नियम ऐसे हैं जिससे समाज का नुकसान हो रहा है तो मैं उनको नहीं मानूंगा, ठीक है। और इस चीज़ को करते हुए मैं जान तक पर खेल जाऊँगा। 6 स्टेज में आता है, ठीक है ना, जान तक पर खेले ना 6 स्टेज में आता है। तो कितने स्टेजेस दिए अपने आपके कोलबर्ग ने? 6 स्टेजेस दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्तव में एक बच्चे का सामाजिक विकास शुरू होता है डैश से शुरू होता है? तो आपको बताना, प्रारंभिक विद्यालय चरण में शुरू होता है, या फिर बाल्यावस्था इन्फेंसी में शुरू होता है, या फिर प्रारंभिक बचपन में शुरू होता है, या फिर बाद के लेटरल चाइल्डहुड, मतलब लेटरल चाइल्डहुड नहीं होगा, इन्फेंसी भी नहीं होगा ना। आपको यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय से में आने से पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ करता है, ठीक है ना, बातचीत। मतलब मुझे जो सामाजिकरण का जो सबसे पहला केंद्र होता है वो उसका पेरेंट्स होता है। फिर उसके बाद वो अपने जो आस पड़ोस है उनसे थोड़ी बहुत मिलता जुलता है और उसके कुछ समय बाद ही उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले किससे प्रारंभ कहाँ से होता है? उसके बचपन से, ठीक है। इन्फेंसी से नहीं होगा कि बच्चा बहुत छोटा है, उसको पता ही नहीं है, अभी वो बोलना ही नहीं सीखा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब आपका प्रारंभिक जो बचपन है बच्चे का, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है। पहले प्रारंभिक बचपन नहीं होगा, मतलब प्रारंभिक विद्यालय का चरण नहीं होगा, स्कूल में जाने से स्कूल मतलब स्टार्टिंग का स्कूल का टाइम नहीं होगा, उससे पहले का होता है। उससे पहले का हम इन्फेंसी को नहीं ले सकते क्योंकि बहुत छोटा है, और चाइल्डहुड भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसमें बच्चे अभिनय करने और संसार से परे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं? तो ऐसी कौन, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, अच्छा ये कौन सी अवधारणा आपको बताना है? योजना बोलते हैं इसे, ऑपरेशन बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे, या आत्मसात करने बोलेंगे? तो देखो इसे बोलते हैं ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन कैसे? प्रोसेस है, ठीक है ना, प्रोसेस है कि आप ये बोल सकते हो, ऑपरेशन भी बोल सकते हो, हम इसे ऑपरेशन ही बोलते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होता है, बच्चा ना ट्राई करके देखता है चीज़ों को, कि अभिनय करके देखता है, संसार से परे चीज़ों को करने की कोशिश करता है, कि जो चीज़ बच्चे ने नहीं की होती ना वो उन्हें करने की कोशिश करता है, ठीक है। और यदि वो उनमें पास हो जाता है तो वो आगे जो उसमें विश्वास क्रिएट होता है कि मैं आगे इन चीज़ों को कर सकूं और आगे जीवन में और सफल हो सके। तो ऐसी हर स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता है, और यदि वो उस स्टेज में पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच जाता है। ये जो आपकी थ्योरी है वो है एरिक्सन की, है ना, एरिक्सन। आपने उनकी थ्योरी यदि पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उसने जो है पूरे जीवन को 8 या 10 स्टेज में जो है डिवाइड कर रखा है, कि 0 से लेके 1.5 साल तक का बच्चा, इस तरीके से 1.5 से 3 साल का बच्चा। तो आपको उनकी थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो पियाजे की बात की गई, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पियाजे गलत लिखा है, पियाजेट गलत लिखा हुआ, पूरा ही गलत लिखा हुआ। पियाजे ने अपने दृष्टिकोण को क्या बुलाया था? पियाजे ने अपने दृष्टिकोण को क्या बुलाया था? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, संतुलन, स्कीमा, या एकोमोडेशन? देखो एकोमोडेशन ये तो उसकी थ्योरी है उनको बताया है, ठीक है। ये तो वो चीज़ें, संतुलन हो गया, जो इक्विलिब्रियम जो हो गया आपका, स्कीमा हो गया आपका एकोमोडेशन होगा, ये तो उसके थ्योरी के अंदर है। लेकिन जो उसने बताया ना, जो उसका दृष्टिकोण है, उसका वो क्या है दृष्टिकोण है वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, है ना। जेनेटिक मतलब आपके जीन्स के थ्रू उसने मैच्योरिटी के मतलब जो मैंचुरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है ना, आपके, कि बच्चा जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से लेकर आता जीन्स, और उसने जो है सामाजिकरण को कम ध्यान दिया। तो उसकी जो थ्योरी किस पर बेस्ड है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर आप जो पियाजे की थ्योरी वो बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है ना। तो ये विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है आपको वो बताना। पहला ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है आपका सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये तो आपके सिद्धांत पता होने चाहिए, हर जो आपके जो सिद्धांत है डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, आपको सारे ही पता होने चाहिए कम से कम। जैसे आपका एक इंपॉर्टेंट है सिफालोकॉर्डल, ठीक है ना, प्रोक्सिमल डिस्टल, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता, इन दोनों में व्यक्ति की विभिन्नता है, ठीक है ना, सीमा और आपकी जो लीना इन दोनों में। और फोर्थ ऑप्शन है अंतर संबंध का यहाँ पर यह है कि जो आपका डेवलपमेंट हो, आपका फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे आपका
सोशल कल्चरल हो, यदि किसी एक में कमी आती है तो दूसरे में भी कमी आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, सामान्य से पहले बच्चा सामान्य की तरफ चलता है, फिर बाद में वो उनका स्पेसिफिकेशन करना सीख जाता है। जैसे हर चीज़, हर 4 पैर वाले को कुत्ता बोलना, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो कुत्ते में, बिल्ली में, भेड़ में ना, और इन चीज़ों में, जानवरों में अंतर करना सीख जाता है। निरंतरता की ये लाइफ टाइम चलता है आपका, आप लाइफ टाइम डेवलपमेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, और जब आपकी डेथ होती है, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो, जब आपका जो डेवलपमेंट खत्म, ये रुक जाता है, खत्म नहीं रुक जाता है। ठीक है ना, तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी ग्रेड शिक्षण यह है कि जिसमें मतलब मल्टी ग्रेड मतलब अलग अलग क्लास के बच्चे को, है ना, जैसे आप मान लीजिए 3 क्लास के बच्चे हैं, 3 क्लास के मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे भी हैं, सेकंड के भी हैं और थर्ड के भी हैं। इन तीनों क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा दिया पढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था स्कूल में भी वैसी नहीं है, और एक ही टीचर है और ये बच्चे बैठे, मतलब यहाँ पर माने तो यहाँ पर टीचर है, तो टीचर इन सभी बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है ना, और देखो मल्टी ग्रेड है ना, तो ये बहुभाषिक भी होगी, बहुसांस्कृतिक, भाषिक नहीं सांस्कृतिक। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब हम मल्टी ग्रेड टीचिंग करते हैं तो यहाँ पर एक जो टीचर है एक टाइम पर 3 क्लास को हैंडल करता है। ठीक है, वो आपने यदि बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता हुआ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन पर कौन सा जिसमें एक से ज़्यादा क्लासों की बात की गई है वो वाला ऑप्शन होगा। पहला, छात्र एक समय में एक से अधिक वर्ग पास कर सकते हैं, मतलब एक ही साल में, जैसे मानिए 2013 के मार्च से, 2013 के अप्रैल से 2014 के मार्च तक बच्चे एक ही ईयर, मतलब एक ही ईयर में तीसरी क्लास और चौथी क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, एक शिक्षक को एक ही समय में एक से अधिक वर्ग के छात्रों को पढ़ा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये आपको जो सेकंड ऑप्शन में जो बताया, एक ही टाइम पर, है ना, एक ही टाइम में और एक ही क्लास में अलग अलग एक से अधिक वर्ग के, मतलब एक से ज़्यादा वर्ग क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। कक्षा शिक्षा में कोई मतलब नहीं है, गलत मतलब है उपरोक्त सब, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनले होल्ट के अनुसार महान तनाव होता है। आपको यदि पता हुआ तो ये आपको जो कोटेशन या फिर जो ये स्टेनले होल्ट ने बोला था कि जो वयस्कावस्था या किशोरावस्था जो है बहुत ज़्यादा तनाव और संघर्ष की अवस्था है। तो या उन्होंने किसके बारे में बोला, किशोरावस्था के बारे में बोला था, क्योंकि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आप जो है डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो आपने इससे पहले की स्टेजेस में फेस नहीं की होती। और इसी स्टेज में आकर जो बंदा नहीं व्यक्ति जो है समझ जाता है कि उसको आगे जीवन कैसे व्यतीत करना है ना, उसको जो एक्सपीरियंस है, मोस्टली एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर इस स्टेज में मिल जाते हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, आपके ना जो रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो सम्मान से रिलेटेड हो, चाहे धोखाधड़ी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आपको इस स्टेज में सब चीज़ का एक्सपीरियंस मोस्टली चीज़ें होती है उनका एक्सपीरियंस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनका आज जो PDF है इसका जो फॉन्ट है थोड़ा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। पहला ऑप्शन आपका, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। आलोचना बात करिए ना, तो ये तो आलोचना है। ये बोला है बहुत सारे सिद्धांत जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला, जो इंटेलिजेंस के ऊपर थ्योरी लिखते हैं उन्होंने बोला इस चीज़ के ऊपर कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं ना, जो एक किसी व्यक्ति में जो है विद्यमान होती है, बुद्धि नहीं है, ये प्रतिभा है। किसी बच्चे में म्यूजिक की प्रतिभा है, किसी बच्चे में जो है आर्ट मतलब काइनेस्टिक जो शारीरिक से संबंधित होती है ना, उसकी क्षमता है, वो अच्छे से जो है पेन को यूज़ कर पाता है, पेंट ब्रश का यूज़ कर पाता है, क्ले आर्ट जो हम क्ले से जो मूर्तियाँ बनाते हैं उनमें जो हम यूज़ करते हैं टूल्स का, उनको अच्छे से हैंडल कर पाता है। एक डॉक्टर है, उसमें भी अपने हाथ को अच्छे से, अपनी फिंगर्स को यूज़ करने की क्षमता है। इसी तरीके से यदि हम किसी व्यक्ति की बात करें जो मार्केटिंग में होते हैं ना, मार्केटिंग में होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं ना, कन्विंस कर देते हैं बहुत जल्दी कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, आपको इसको ये जो है जो ये स्कीम है उसको लेना चाहिए, इसके फ़ायदे हैं। तो ये सब क्या है जो विद्वान बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस के ऊपर जिन्होंने थ्योरी लिखी है, ये सब प्रतिभा हैं। दूसरा ऑप्शन है, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये आलोचना नहीं है, ये भी आलोचना नहीं है, ये भी आलोचना नहीं है, आपका पहले ये आलोचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा आपका, एक प्रभावी आकलन युक्ति। देखो प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है, ये पहली बात तो ये रही, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, देखो समस्यात्मक भी नहीं है। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन है आपका अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आपका अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया था। समस्या है तो ये समस्या तो नहीं होना चाहिए, समस्या तो नहीं, ये समस्या है, सॉरी ये समस्या है और सब आपकी जो है समस्या नहीं है। तो यहाँ पर जो समस्या वाला ऑप्शन है आपका आंसर ये होगा, और सब नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक समस्या, क्योंकि टीचर ने ये थिंकिंग बना रखी कि जैसे मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा डिक टू डिक बिल्कुल वैसा ही उसको जो है मेरे सामने प्रस्तुत कर दे या किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर दे। और यही इसकी जो है इंटेलिजेंस या बुद्धिमान की हमने वो मान लिया था डेफिनेशन कि हाँ भी ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, मैं जैसा पढ़ाया बिल्कुल सेम टू सेम उसने वैसा ही पढ़ दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक समस्या है। तो और जो ऑप्शन आपके हैं सेकंड, आपका जो समस्या है सेकंड ऑप्शन ही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये मिलान करने हैं, थोड़े ये आगे पीछे हो चुके हैं, एक बार जरा देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर है। पहला ऑप्शन समीपस्थ दुराभिमुख दिशा, मतलब है ना, सिर पदाभिमुख, मतलब ऊपर से नीचे वाला जो सिद्धांत है आपका वो है सिफाला कॉर्डल। और जो आपका सिर से हो गया नीचे की तरफ चलने वाला ये होगा सेंटर से, है ना, ये बच्चा है उसके सेंटर से बाहर की तरफ उसका विकास हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर से। और ये जो वाला जो सिद्धांत है ये होगा आपका ऊपर से नीचे वाला जो समीपस्थ, ये प्रोक्सिमल डिस्टेंस और ये सिफाला कॉर्डल। तो और तीसरा ऑप्शन आपका अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, और फोर्थ है आपका इसे डी बोल देते हैं अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं वर्णन। तो यहाँ पर अब आपको इनको मिलान करना है। यहाँ से विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं, सिर से पैर का क्रम, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका सिर से पैर का क्रम, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया। ये तो सिर से पैर का क्रम ये अलग है और ये मेरे ख्याल से ये अलग है आपका, हाँ ये अलग है, ये अलग है, दोनों सेम एक साथ नहीं है। सिर से पैर की तरफ कौन चलता है आपका ए का सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड होगा आपका। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर ये होगा आपका बी का ए वाला, ठीक है। अंतर्व्यक्ति एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। तो किसी अकेले बच्चे के विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो अंतर्व्यक्ति का सिद्धांत हो गया ये तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इनको लगाना है। ये बच्चा जो फोर्थ बच्चा जो अंतर व्यक्ति है, विभिन्न बच्चों की विभिन्न दर होती है, तो ये आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी तो गलत कर रखे हैं, तो आप इनको छोड़िए। जो यहाँ पर जो इनको मैंने मैच करा ये ठीक है आपके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनका नंबर लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चे को लर्निंग के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। और 6 से जो 11 का बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रूशियल एज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ना बहुत जल्दी से बहुत सारे शब्दों को सीखता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा होता है यदि उसको सही एनवायरनमेंट जो है मिले तो बच्चे को। यदि तो यहाँ पर पहला ठोस गतिविधियाँ या अनुभव की उपलब्धता, हाँ ठीक बात है। 0 से 2, 2 से 7 है ना, और 7 से 11। तो क्या है, ये कौन सी स्टेज है, मूर्त है। और मूर्त की यहाँ पर पहला ऑप्शन बात की गई है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। और भी देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा ज्ञान के हस्तांतरण गलत, याद रखने के लिए अवसरों के प्रावधान गलत, और फोर्थ कक्षा में उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए प्रेरणा, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला ही जो वैल्यूएबल जो लग रहा है ऑप्शन वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक कारक है। तो समाजीकरण का कौन सा कारक है, तो आकलन भी समाजीकरण के अंदर आएगा आपका, सामाजिक धारणा भी आएंगी और सामाजिक शिक्षण भी आएगी। तो ये सभी आपके जो है आकलन के अंदर आ जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से डैश से बचती है, तो किससे बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, लैंगिक संवेदनशीलता से बचती है, लैंगिक समानता से बचती है, फिर सामाजिक उत्तरदायित्व को सामाजिक उत्तरदायित्व से नहीं बचती। बच्चे में ये गुण पैदा किए जाते हैं बुकों के थ्रू, जो आपकी बुक्स हैं, कि उसकी भी कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति ना, घर परिवार के प्रति। तो ये तो है लैंगिक समानता, स्त्री और पुरुष समान है ना, मेल और फीमेल, जो फीमेल है। लैंगिक संवेदनशीलता की हमें संवेदनशील रहना महिला के प्रति भी पुरुष के प्रति भी, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िवादिता इस चीज़ से बचती है कि हम जो है जो मेल को है हम मेल को ज़्यादा अपर मान लें और जो फीमेल है उसको कम मानें, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। तो पहले ऑप्शन से आपकी जो है जो ये ऑप्शन है वो पहला वो आपका ठीक होगा,
ये ऑप्शन आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको करे हैं 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के। मैं डेली इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। यदि आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप CDP में एटलीस्ट जो जुलाई और आपका अगस्त में एग्ज़ाम है CTET का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और इसके साथ ही ये वीडियोस जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की या आपकी जो पैडागोजिस की जो वीडियोस है जिनको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियोस आपके सिर्फ CTET में ही नहीं, आपके जो अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम है ना, उन स्टेट टेट एग्ज़ाम में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।